कल कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? WTO ना? तो WTO का एक्चुअली मैं स्थापना वगैरह बता ही दिए थे, कब बनना है कब नहीं। कोई है बाहर क्या? कुछ बच्चे हैं क्या बाहर? नहीं है ना? हाँ? ये पेन किसकी है? रजिस्टर है? रेड है यार। कल 4 तारीख थी ना? 5। हाँ क्वेश्चन बोलो, लाए हो क्या? PDF डाउनलोड कर लिए? हाँ बताओ कैसे क्वेश्चन थे? इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपने निवेशकों को वितरित जमा से ब्याज आय को कर से छूट दी गई, लेकिन लाभांश कर योग्य है। कथन दूसरा। ठीक है, इनविट ना, INV लिखा होगा ना इंग्लिश में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्चुअली में बना था। ठीक है, हाँ। इन्विट को वित्तीय संपत्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा के परिवर्तन अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं के रूप में माना जाता है। सरफेसाई एक्ट के तहत। एक्चुअली में सरफेसी एक्ट पढ़े थे ना तुम लोग बैंकिंग में? बैंकिंग का जब रिस्क वाला पढ़ रहे थे वहां पे सरफेसी एक्ट पढ़े थे ना, उसमें रिकंस्ट्रक्शन वाली चीजें होती। तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। पहला ऑप्शन में क्या, फिर से पढ़ो। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपने निवेशकों को वितरित जमा से ब्याज आय को कर से। ये हिंदी में लिखा है पूरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग जो लोग हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं, आप लोग इसीलिए फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद किया करिए। अगर इसको हिंदी में याद करेंगे आप फुल फॉर्म, तो यहां आपको क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने कहा कर में छूट देने की बात। कर में छूट सिर्फ किसी, जैसे PM केयर में कोई देता है तब दी जाती है, या किसी सोशल कॉज के लिए दिया गया, जहां पे गवर्नमेंट को कुछ ही आपने सोशल कॉज के लिए काम कर दिया, जहां कर का यूज हो रहा हो। यहां जो कर, ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड है, ये एक्चुअली में उसके लिए नहीं है। ये थर्ड पार्टी के थ्रू ये बनाया जाता है, 2 लोगों के बीच में, उसके लिए बना है। ये बिजनेस पर्पज के लिए है, इसीलिए इस फंड में कर की छूट नहीं दी जाएगी। अगर एक आपको जनरल लाइसेंस हो कर की छूट कहां पे दी जाती है कहां पे नहीं, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। और ये इनविट वाला भी क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट के अप्लाइड पार्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप कभी ये उम्मीद करके मत जाइए कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया लाइन टू लाइन ये आएगा, उसका अप्लाइड फॉर्म आएगा। ये क्वेश्चन में एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं बनाया। आपको एक बैंकिंग वाला सेक्टर ऐड किया, एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक से, वहां से उठाया, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों के आपने क्या किया, दोनों के पॉइंट उठा लिया। अब दोनों के पॉइंट आपको ये लगेगा ये तो याद नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात, किसी को नहीं याद रहेगा, आपको नहीं, हमको भी नहीं याद रहेगा इतने। बट आप सिंपल सा लॉजिक, अगर आपको डेफिनेशन पता हो क्या कि कर में छूट कहां दी जाती है कहां पे नहीं। दूसरा, ये फंड, ये ट्रस्ट बना किस लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हम किसी चीज की पहले ऑब्जेक्टिव और एम लिखवाते हैं ना, अगर ये चीज एग्जैक्ट क्लियर हो आपकी, तो आपको लास्ट वाला भी हो जाएगा। लास्ट वाले में सरफेसी एक्ट के बारे में बोला है, क्या है फुल फॉर्म उसका सरफेसी एक्ट का हिंदी में?
क्या लिखा है उसमें? उसमें कुछ नहीं लिखा है। अरे लिखा है ना वो सेकंड वाला पॉइंट, सुरक्षा है परिवर्तन अधिनियम। सुरक्षा हेतु परिवर्तन अधिनियम ना, प्रवर्तन। सिक्योरिटी वाला है वो। तो उसमें उसी एक्ट के तहत, उस एक्ट का क्या प्रोविजन है कि जो लोन देने पे जो प्रॉब्लम आने लगती है कहीं पे, या उस असेट को बेच देते हैं किसी को और कोई खरीद लेता है, फिर उस असेट से पैसे बनाता है, और एक फंड बनता है कि एक फंड में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब कोई एक फंड रहेगा, आपने खरीदा, बैंक ने दिया, फिर उस बैंक से उधर जाएगा, ये उसमें शामिल रहता है। इसलिए इसमें सिर्फ ओनली सेकंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 10-12 क्वेश्चन थे ना इकोनॉमी के, कितने थे इस बार? 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन थे। 17-18 ना, 14 ना, 14 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? सेंट्रल बैंक अभी जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन उठाना ना। हाँ, बैंक वाला बोलो। सेंट्रल बैंक देश की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ठीक है, डिजिटल मुद्रा मैंने लास्ट में एक एक्चुअली में ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, पूरा डिजिटल मुद्रा पे, डिजिटल करेंसी पे देखो, चैनल पे शेयर है। वो उसी समय शेयर है जब एग्जाम से पहले सीबीडीसी जब आया था। हाँ पढ़ो। अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना। यस, क्रिप्टो करेंसी कैसे होती है? डिजिटल करेंसी मैंने कहा था अनरेगुलेटेड होती है, किसी कंट्री की रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या है, सही है ये। स्विफ्ट या अमेरिकी डॉलर, किसी में चीजें जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना ट्रांसफर हो जाएगी ना कहीं पे। तो पहला ऑप्शन सही। दूसरा, एक डिजिटल मुद्रा को इसमें प्रोग्राम की नई शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है, जैसे कि इसमें खर्च करने की समय सीमा। यस, हाँ, खर्च करने की समय सीमा का मतलब हम टाइम बॉन्डिंग है। टाइम बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। यस, आप जैसे एक्चुअली में क्या होता है, एक तरह का वो की होती है, उसकी टाइम वैलिडिटी कर सकते हैं। इसमें दोनों सही होंगे। और अनरेगुलेटेड है, नाइजर का जो फसल वाला पड़ा था उस पर आया था। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत सरकार नाइजर बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। नाइजर की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है। भारत में कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए नाइजर सीड ऑयल का उपयोग करते हैं। अब ये आपको लिस्ट याद रहेगी एमएसपी की, तो आप तीनों मार देंगे। आदिवासी वाले में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल वर्ड डाला, देखिए लास्ट वाले में कंफ्यूजन होगा नो डाउट, लेकिन लास्ट वाला मार भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये मैं भी कर सकता हूं। बट यूपीएससी का मैंने देखा है, जब कोई स्पेशल टर्म पूछता है, जनरली उसके ऑप्शन लास्ट वाला ऐड कर दो, स्पेशली ट्राइबल वगैरह रहे, इसके बेसिस पे मैं ऐड करा रहा हूँ। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं ट्राइबल वाला पता कि वो खेती करते हैं या नहीं, बट हाँ इस क्वेश्चन में ये कहते हैं इंटेलिजेंस गेसिंग। अगर आपने कई बार चीजें पढ़ी है, पेपर्स लगाए हैं प्रीवियस ईयर्स, तो आपको ये गेस हो सकता है। अब बाकी ऑप्शन में क्या सही दिया है? तीनों दिया, ठीक है। फिर नाइजर एक फसल है, सीड है, ठीक है, उसको गूगल कर लेना। उस पर एमएसपी हमने पढ़ाई थी ना, हिंदी में भी एमएसपी दे दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन दिया है? निम्नलिखित संपत्तियों पर निवेश पर विचार करें। ब्रांड की पहचान, भंडार, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की मिलिंग। ये बताओ, ये क्वेश्चन इसमें क्या दिक्कत है? तो कॉमन सेंस पे फिर से पढ़ो। निम्नलिखित संपत्तियों में निवेश पर विचार करें। निवेश पर विचार कीजिए, हाँ। ब्रांड की पहचान, भंडार, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की मिलिंग सूची। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है? ये तो हो गए तीनों ऑप्शन। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार। किस निवेश की पहचान करनी है, किस तरह के निवेश की? संपत्तियों में निवेश पर विचार करें। नहीं, इंग्लिश वाला पढ़ो ये। में से कितनों को अमूर्त निवेश माना जाता है? अरे तो ये क्वेश्चन बोलो ना, यही चीज। हाँ, ये सबसे लास्ट में इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश वाला नहीं है। So how many of the above three are considered intangible investment? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट ना, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो दिखे ना, जो टूटे फूटे ना। इंटेलेक्चुअल हो गया इसमें एक पॉइंट, वो हो गया। और कौन सा है?
The brand. ब्रांड की पहचान होगी, ब्रांड। बौद्धिक संपदा, हाँ, और ग्राहकों की मेलिंग सूची, ग्राहकों की मेलिंग सूची तो नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? Brand recognition. ब्रांड की पहचान, ब्रांड की पहचान। और दूसरा भंडार, भंडार। इसमें इंटेलेक्चुअल ऑप्शन सबसे क्लोज लग रहा है। ओनली 3 ऑप्शन है क्या? 4 है। Only three. Only three options है C. ओनली 3 ऑप्शन में है इंटेलेक्चुअल। सर ये मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है आंसर जो केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 लिखा है, हाँ। तो इसमें किस बात की कर रहा है? केवल एक ऑप्शन की बात कर रहा है, केवल 2? केवल एक ऑप्शन कौन सा सही है? केवल सी सही होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वाला, बौद्धिक संपदा। यस, बौद्धिक संपदा ही एक्चुअली में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने कोई आज पेटेंट करा लिया, ये इसको अभी जब हम वो पढ़ाएंगे, क्या नाम, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसी में WTO में ही अभी आएगा आगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंपल सी बात, जो चीज नहीं दिखती, जो नष्ट नहीं हो सकती, कोई चीज आप इन्वेंशन कर दी, आप चले जाइए टाइम के साथ, वो नष्ट नहीं होती। इसमें लिखा है उपरोक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं, तो केवल 3 का मतलब ये होगा कि इनमें से 3 माने जाते हैं। सिर्फ कितने 3, लिखा हुआ है? सिर्फ सी, ओनली थर्ड। कितने कोड होता है? कोई पूछ रहा है ना, तो इनमें से कि 3 ऑप्शन ठीक है, केवल इनमें से सर यहाँ 3 पर है, ये है कि हम केवल ऑप्शन में 1 है, केवल केवल 2 एक है, विकल्प की बात कर रहे हैं या सारे विकल्प की बात कर रहे हैं? तो 28। इंग्लिश वाला कहाँ गया इसका? नीचे वाले पेज पे। Consider the investment in the following asset. Brand recognition this. How many of the above are the considered intangible investment? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन भी एक्चुअली में ट्रेड राइट का एक्ट होता है। तो 1-3 हो ही गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक्चुअली में तो नष्ट होती रहती है, आती जाती रहती है, इन्वेंट्री ऊपर नीचे रहती है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये भी 1-3 अगर लेंगे तो ओनली 2 हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही होगा इसका। सिर्फ 2 इसमें होंगे, ओनली 2। थ्री दिया हुआ है ना सर आंसर में, आपके आंसर सिर्फ ओनली 3 दिया है। हाँ, 3 दिया है, कौन कौन से? एक्सप्लेनेशन में एक्स 2 होंगे। एक ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड रिकॉग्निशन भी ट्रेड पैक्ट के तहत किसी की ब्रांड एक्चुअली में रजिस्टर की जाती है, ठीक है। सर कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 का ऑप्शन आ जाता है ना, केवल एक्चुअली में यहाँ पे क्या करना है, तीनों में से एक है कि 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह लेना है। ऑल 4 लास्ट में लिखा है, ऑल 4। इसका मतलब इसने पूछा है कि इसमें से कितने, मतलब अगर 4 दिए हैं ऑप्शन, 4 में से 2 सही हैं, कि 3 सही हैं, कि 4 के चारों सही हैं, कि सिर्फ एक सही है इसमें इंटेंजिबल, तो आपको वो पहचान के लिखना। अगर ये इसमें दिया होता 1 2 2 3 3 4 या 1 2 3 4, तो वो ऑप्शन अलग बनता। तो यहां पे आपको ये पहचानना, ओनली 2, ओनली 2 ज्यादा बेटर ऑप्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, चेक कर लेना इसको, ओनली 2 सही होगा इसका। मतलब 2 इसमें से जो है इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट की लिस्ट निकाल लो अपने आप, आपको दिख जाएगा। हाँ, आगे बढ़, बताओ। व्यक्ति के संदर्भ में बीटा शब्द का तात्पर्य, बेटा, BETA लिखा होगा। हिंदी में बीटा वीटा, इंग्लिश में क्या लिखा है? उसी को हिंदी में बीटा लिखते हैं, बेटा हिंदी में बेटा लिखते हैं। अच्छा, BETA लिखा ना, ठीक है। पढ़ो फिर क्या लिखा है भाई। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक परिसंपत्ति एक साथ खरीद और बिक्री की प्रक्रिया। क्या? विभिन्न प्लेटफॉर्म में से एक परिसंपत्ति, चारों ऑप्शन में एक्चुअली बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं क्या? पढ़ो। विभिन्न प्लेटफॉर्म से एक परिसंपत्ति की एक साथ खरीद और बिक्री की प्रक्रिया। नंबर 2, जोखिम बनाम इनाम की संतुलित करने के लिए एक पोर्टफोलियो प्रबंधक की निवेश रणनीति। नंबर 3, एक प्रकार की प्राणंतर जोखिम जो उत्पन्न होता है जहां सही बचाव संभव नहीं है। नंबर 4,
एक संख्यात्मक मान जो किसी स्टॉक के उतार चढ़ाव से लेकर समग्र शेयर बाजार में बदलाव को मापता है। तीसरा ऑप्शन मापता है, स्टॉक बाजार में शेयर उतार चढ़ाव को मापता है। स्टॉक बाजार में इंग्लिश वर्जन दिखाओ जरा इसको। सर ये क्वेश्चन नहीं मिला, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इनकी वो अलग होगी। क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे। मेरे पास अलग से है, पेपर वाला है। क्वेश्चन फिर से बोल रही है, स्टार्टिंग कहाँ से? बीटा के संदर्भ में व्यक्ति के संदर्भ में बीटा का क्या फर्क है? सी वाले सेट में 47 नंबर पर। और पहला ऑप्शन फिर से पढ़ो, इसका क्या था? प्लेटफॉर्मों में से एक परिसंपत्ति की एक साथ खरीद और बिक्री की प्रक्रिया। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे एक परिसंपत्ति की एक साथ खरीद और बिक्री की प्रक्रिया। एक परिसंपत्ति की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया नहीं। आगे जोखिम बनाम इनाम को संतुलित करने के लिए एक पोर्टफोलियो प्रबंधक को निवेश रणनीति नहीं। एक प्रकार का प्रणालीगत जोखिम जो उत्पन्न होता है जहां सही बचाव संभव नहीं है। चौथा है एक संख्यात्मक मान जो किसी स्टॉक के उतार चढ़ाव से लेकर एक समग्र बाजार में बदलाव करता है। मिल गया। क्या है? 73 buying selling and assets on the different platform and investment. इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो लग रहा है चौथा वाला लग रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। ठीक है। बाकी ये टर्म एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में आप लोग पढ़ेंगे जब, क्योंकि ये टर्म वैसे मैंने बताया नहीं था। ये मैं गेस अगर कर रहा हूं तो एक्चुअली में तीनों और जो तीन ऑप्शंस दिए हैं इसमें इनकंसिस्टेंसी है। जैसे द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो ऐसा कहीं सिस्टम में होता नहीं है। एक ही एसेट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से नहीं बेचा जा सकता, किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उसके कुछ भी बेचा जाएगा, ऐसा रूल्स होता है। डिफरेंट एक्चुअली में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं क्रिएट किए जाते। ठीक है। दूसरे में एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवार्ड। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसी कोई हमने पढ़ी नहीं अभी तक, मेरे पढ़ाई में ऐसा आया नहीं, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। थर्ड है अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क दैट अराइजेस वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट हेजिंग कोई टर्म ऐसा हेज फंड होता है, और अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सी और डी में ज्यादा कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन डी ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे आपको जहां पे आपको आपकी ओवरऑल नॉलेज, अगर चेक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो हो सकता है सही, नहीं तो अब 50% का चांस है मेरे लिए, तो मैं जाऊंगा डी के साथ है। सही हो जाए, गलत हो जाए, यहां आपको गेस वर्क करना ही पड़ता है? अगला क्वेश्चन कौन सा इसका? देखो एक दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहेंगे वो, इसलिए आप मान के चलो। अगर आप करंट में, हो सकता है कहीं टॉपिक ये रहा हो, करंट में जो आप स्टैंडर्ड कोचिंग्स की मैगजीन है उसमें कहीं ये टॉपिक रहा हो, या टर्म ये स्टॉक मार्केट वाला भी जब सेकेंडरी मार्केट हम पढ़ाएंगे उससे काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये सेकेंडरी मार्केट का क्वेश्चन ही अभी पढ़ाया नहीं गया है। आगे आगे कौन सा क्वेश्चन है?
बताओ अगला क्वेश्चन है कोई और? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समस्या बोल रहा है। क्वेश्चन तो बता दे। इनके में क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, पेपर पूरा पेपर खोलिए। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक रूप से वंचित लोगों को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करके शुरू किया गया था। पहली बात तो ये स्वयं सहायता समूह 90 के आसपास स्टार्ट हुआ है, और ये इसमें SBI नहीं किया है, ये काम नाबार्ड का होता है। ठीक है, ये गलत है। और दूसरा, एक SHG में समूह के सभी सदस्य एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, ये तो इस सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पढ़ेंगे? स्वयं सहायता समूह GS2 में है, GS2 में मेंस ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ पे ये जान लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, कई लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, 4-5 लोगों का या 10 लोगों का, जो ज्यादातर इसमें औरतें होती हैं या वो लोग जो इकोनॉमिक उतने स्किल्स नहीं होते गाँवों में। तो ये जो ग्रुप बनते हैं ये रजिस्टर हो जाते हैं, इनको लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है उद्यम के लिए हैं। सखी वगैरह तो अलग सिस्टम हो गया ये। इसमें हाँ, तो एक पहला दूसरा ऑप्शन क्या है, इनमें कह रहे हैं कि एक लोन लेने पे सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। हाँ, जब ग्रुप एक्चुअली पूरी क्रेडिट हो रही है, एक कोई लोन लेगा तो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे ही होंगे। सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक SHG का समर्थन करते हैं। ये सही नहीं है पूरी तरह। तो इसमें दो ठीक बता रहे हैं। सी, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन देखो, दूसरा भी सही है, लेकिन एक्चुअली में इसका स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है? इसमें कॉमर्शियल बैंक, रूरल बैंक रहते हैं तो हैं, उसके साथ भी और बैंक हैं। ये वाला भी सही हो जाएगा, इसके साथ और भी बैंक है, पर ये तो समर्थन करते हैं, इसमें केवल लिखा ही नहीं। केवल नहीं लिखा, केवल नहीं लिखा, क्या लिखा है? 74। In SHG, all member of a group take responsibilities for a loan that individual members take. ठीक है। The regional rural bank and scheduled commercial bank support SHGs. सही है। और कोई है? क्या हुआ? ये बात जान लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हैं और अप्लाई करना आपको आता है। अप्लाई करना कब आएगा? आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस 1 या 2 गलत हो गए तो कोई बात नहीं, 14 दिए हैं, 1 आध 2 गलत हो गए कोई बात नहीं, नहीं आते तब भी रिस्क ले लो हैं। प्रैक्टिस की कमी रही होगी कहीं पे चीजों की। हमारे उद्योगों पर विचार करें। 3 दे रखे हैं, उर्वरक पौधे, तेल रिफाइनरी और इस्पात संयंत्र। उपरोक्त में से कितने उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है? ग्रीन हाइड्रोजन का ये तो प्रोजेक्ट सबको पता होगा, एक मथुरा रिफाइनरी में भी लग रहा है, ये पता होगा। यूरिया वाला प्लांट में भी हमारी समस्या लग रहा है। तीनों सही होने चाहिए इसके, तीनों सही होंगे। क्या है? हाँ, मेरे पास नहीं है PDF, इन लोगों के पास है। यूपीएससी का पढ़ा, यूपीएससी 2023 का पेपर, यूपीएससी 2023 का पेपर अभी जो हुआ था मई में। अगला कौन सा है? इसमें 2 कथन दे रखे हैं। पहला, माल के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.2% है। अब ये तो बताएंगे सब, ये तो पढ़ाया जा रहा है एक्सटर्नल सेक्टर। पढ़ो, कथन 1 होगा, तेजी से पढ़ो, सब लोग सुने। माल के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.2% है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट।
भारत में कार्यरत कई स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। ये तो सही होगा ना, दूसरा सही होगा ना। मेक इन इंडिया हमने बताया था, जब बाहर से एफडीआई कब आएगा यहाँ पे, तभी आएगा जब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, सबको फायदा मिलेगा। सेकंड सही को पहला। 3.2% एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन है। बार बार कह रहे हैं एक्सपोर्ट में कितना पार्टिसिपेशन, ये सब जरा कितना एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब चीजों के डाटा अगर पता रहेंगे। वैसे ही गलत है, पढ़े रहोगे तो अपने आप गेस हो जाएगा ना, 3.2 के आसपास नहीं होगा। हाँ, तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट, और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, बस दो ही। तो सही है फिर। तो पहला करो। चलो फिर ठीक है, आगे। फिर इसमें भी एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार। इसको रहने दो, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन इसका बताए, हाँ पढ़ाओ। लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने वो दिखाया था, एमएसएमई में कौन सा मीडियम में आएगा, कौन स्मॉल में आएगा, कौन माइक्रो में आएगा। स्टेटमेंट क्या है? अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम वे हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के गलत। बीच निवेश है। 25 करोड़ कोई वही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। एक तो 1 से 5 है, 5 से 10 है, फिर 10 से 50 है। ये गलत हो गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तो पढ़ा है ना सब। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एमएसएमई को दिया जाता है ना लोन। जो लोग आ रहे थे बैंकिंग वाले, कहीं नहीं तेजी से बोलते हाँ नहीं में, दिया जाता है ना, ये सही होगा। अगला सर ये लास्ट क्वेश्चन होता है। हो गया ना, हाँ, ये हो गया। चलो ठीक है। अगला सर ये वाला शायद तो देना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सेंट्रल बैंक आरबीआई, हाँ अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का ये तो उपयोग बताई है। किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान ये तो क्वेश्चन अभी बताया मैंने। हो गया। हाँ। तो बस और कोई क्वेश्चन? 14 हो गया। ऊपर की पूछे थे क्या? ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है? आरबीआई से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया है क्या? नहीं आया। ये भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस गतिविधि को नसबंदी का सहयोग है? कौन सा भारतीय, एक मिनट, कि किस गतिविधि को नसबंदी का हिस्सा माना जाता है? नसबंदी, ये कहाँ हुआ? ये तो नहीं हुआ ना, ना अभी नहीं बोला। नसबंदी का हिस्सा माना जाता तो मैं है। ये भाई जब आप स्टेरिलाइजेशन कहते हैं इसको, हमारी समझ से स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं इसको, हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं इसको, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं ना। जब आप आरबीआई पढ़ेंगे ना, ओएमओ जहां दिया होगा एनसीईआरटी में, स्टेरिलाइजेशन हेडिंग में मोटे मोटे लिखा है, हेडिंग में नहीं, बीच पैराग्राफ में हेडिंग बना दिया उसको। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, हैं? पेपर में भी नहीं, हिंदी में स्टेरिलाइजेशन ना। हाँ, तो आप जब एक्चुअली में एनसीईआरटी खोलेंगे ना, आरबीआई वाला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, तो वहां जाएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जहां एक पैराग्राफ, एक पेज लिखा होगा ना, वहां पे देखेंगे मोटे मतलब पूरा पैराग्राफ लिखते एक हेडिंग बना दिया बीच में, बोल्ड कर दिया स्टेरिलाइजेशन। हाँ, नहीं पढ़ा ना, हमने बहुत बार पढ़ा, इसलिए हमें वर्ड भी याद है कहाँ कहाँ है। ऑप्शंस क्या, ओएमओ बोल तो दिया, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑप्शन में है, वो मार के निकल जाओ, उसके अलावा मत सोचो। देखो, सच्चाई हम आप लोगों को ही बता रहे हैं, ये है इकोनॉमी से आसान क्वेश्चंस कहीं नहीं आते हैं। कुछ चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप इसके 15-20 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे। हैं? लैंग्वेज टफ आती, इसलिए हिंदी इंग्लिश कहते हैं दोनों पढ़ो। क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ एक लैंग्वेज पे, सिर्फ हिंदी पे बेस मत रहो इकोनॉमिक्स में।
है? किससे? हाँ, कौन से में से? सतत विकास गरीबी से क्वेश्चन आते हैं, सबसे आते हैं। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्चुअली में पहले तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान आती थी 12, 13, 14 में ना, अगर आपको मनी एंड बैंकिंग ढंग से पढ़ा हुआ है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब, हाँ ये सब, और समितियां वगैरह आती थी ऐसे। अभी थोड़ा कंसेप्ट में एक्चुअली में जाता है, कोई नया टर्म, जैसे बेटा एक्चुअली हो सकता है करंट में चला हो मार्केट में ये टर्म, हाँ तो करंट में कोई मार्केट में ये टर्म चला था, इसीलिए वो टर्म उठा के पूछ लिया। तो ये टर्म जो होते हैं आपके लक के बेसिस पे आपने पढ़ लिए थे कि नहीं? बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। बाकी पीसीएस का सबको एक्सपीरियंस ही है, इफेक्ट रटने ही थे, उसमें भी रटाया ही था लगभग। नीर रीर भी आया था 2022 में, हैं? परसों ही पढ़ा था नीर और रीर। नीर और रीर आया है ना, तो उसके तो ऑप्शंस तो आसान होंगे, कर लोगी पिछले साल। 22 में। तो चक्कर ये है कि आप जब क्लास में बैठिए, अटेंटिव बैठिए और जाके इसको रिवाइज कर लीजिए घर पे, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज एंड में जाके सारी मेहनत ऊपर सर के निकल जाएगी। WTO पढ़ो अब आके। WTO में पढ़ लिए तुम लोग किस लिए बना था और कब बना था ना? आप फर्स्ट टाइम बच्चे? अच्छा, हाँ चरण बताओ, WTO कब बना था? अरे वाह, सही। कौन से समिति से, कौन सी उससे संधि से? कौन बताया? अच्छा, मार्कस ट्रीटी लिखवाया था ना कल? हाँ, गुड। कहाँ की बैठक हुई थी? उराग्वे ना? ओके। तो गैट से WTO जाने की क्या जरूरत पड़ी? जब गैट था ही बना 1947 में, था ना? हाँ, रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म या कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था। डिस्प्यूट मतलब आपस में जो तकरार हो जाए ट्रेड में, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। तब गैट और इसका वो लिख लो, WTO का अंतर। हिस्ट्री तो लिखवा ही दी ना सबकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा ना? लिख लो, डिफरेंस लिख लो। गैट में लिख लो, गैट एक ट्रीटी थी, गैट GATT, जनरल एग्रीमेंट है ना, ट्रेड एंड। गैट में लिखो ये एक ट्रीटी है, सिर्फ संधि है, और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन। WTO एक संगठन है। गैट में कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। मतलब डिस्प्यूट को क्या कहेंगे यार? विवाद निपटान। गैट में कोई भी विवाद निपटान प्रक्रिया नहीं है, विवाद निपटान प्रक्रिया नहीं है, जबकि WTO में है विवाद निपटान।
गैट सिर्फ फोकस किया था टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे। गैट का जो फोकस था मेनली टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे। टैरिफ बैरियर कल मैंने बताया था ना, नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर। कल जो बच्चे आए थे पता है ना, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर पे सिर्फ फोकस था मेनली इनका, गैट का। जबकि डब्ल्यूटीओ का टैरिफ और नॉन टैरिफ के अलावा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार पे भी इनका फोकस था। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे तो था ही। टैरिफ और नॉन टैरिफ को क्या लिखा है हिंदी में? वही लिखा है क्या? क्या लिखा है? टैरिफ सेवा शुल्क बोलते हैं। नहीं है, वो समझ जाओ, वो नहीं है। टैरिफ लिखो तुम लोग, हिंदी में भी लिख लो भाई, टैरिफ नॉन टैरिफ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो सिंपल सी टैरिफ समझ लो, कहीं पे एक्चुअली में किसी चीज का शुल्क लगाया जा रहा है तो टैरिफ हो गया। जहां पे शुल्क नहीं लगेगा, उस तरह की जो बाधा डाली जाएगी उसे क्या कहेंगे? नॉन टैरिफ। जैसे कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ाई घटाई जाए तो वो टैरिफ होगी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल के थ्रू अननेसेसरी रोका जाए, पेपर वर्क और इन सब के लिए, वो सब नॉन टैरिफ। गैट का एक्चुअली में छोटा सा सेक्रेटरिएट था, सचिवालय। इसका सचिवालय, गैट का सचिवालय बहुत छोटा था, लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई संगठित ऑफिस नहीं था। डब्ल्यूटीओ जबकि फुल फ्लेज सेक्रेटरिएट, पूरी तरह से बना हुआ सचिवालय था इसके पास, और अपने रूल्स को लागू करने के लिए एजेंसी भी थी। ठीक है, अब लिख लो आगे। अब ये खत्म हो गया अंतर, आगे लिखना। डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स जो इसको गाइड करते हैं, डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स जो इसको गाइड करते हैं। एक्चुअली में किसी प्रिंसिपल पे कोई इंस्टीट्यूशंस खड़ा होता है ना, किसी सिद्धांत पे। हाँ, तो पहला इसका क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर ट्रेड। फ्री एंड फेयर ट्रेड, बिना किसी भेदभाव के, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। फ्री और फेयर कब होगा? जब गैर भेदभाव हो और रूल बेस्ड हो। हाँ, प्रिंसिपल्स। रूल बेस होगा तो जो रूल आप पे लागू होगा वही सब पे, सारी कंट्रियों पे लागू होगा। ठीक है, अगला लिखना। जो इसके सदस्य देश है उन्हीं के लिए लागू। हाँ हाँ, उन्हीं के लिए। ट्रेड बैरियर को खत्म कर दिया जाए। ट्रेड बैरियर, व्यापार बाधाओं को खत्म करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार फ्री होना चाहिए। विकासशील देश प्रेफरेंशियल टर्म, मतलब उन प्रेफरेंशियल मतलब क्या लिखोगे? प्रेफरेंशियल मतलब कुछ उनको कुछ प्राथमिक सुविधाएं दी जाएं रूल्स में। जैसे डेवलप्ड कंट्रियां की इकोनॉमी ज्यादा डेवलप है, और जिनकी कम डेवलप, जैसे इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट अपने यहाँ नहीं है कि जो लोग डेवलप नहीं उनको रिसोर्सेज दे दिया जाए। कहां पे छूट गया बेटा तुम्हारा? विकासशील देशों को प्रेफरेंशियल रूल बनाया जाए, कुछ उनको सुविधा दी जाए ज्यादा। प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब टर्म्स बनाए जाए, उनके लिए कुछ सुविधाजनक रूल्स बनाए जाएं।
अब इस WTO के अंतर्गत कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है। पहला आता मोस्ट फेवर्ड नेशन, जैसे कल पढ़े थे ना वो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और क्या PTA ये सब पढ़े थे, याद है सबको कि नहीं? PTA FTA ये सब पढ़े थे, आज फर्स्ट डे। कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, कुछ नाम सुने सुने लग रहे हैं ना? लिखो मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब आप ये WTO के मेंबर हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी एक कंट्री के साथ किया जो WTO का मेंबर है, आप भी WTO के मेंबर हैं, तो आपको वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सारे मेंबर्स के साथ करना पड़ेगा। सर वो तो स्वतः हो जाएगा क्योंकि अगर हमने WTO पे उसको साइन कर रखे हैं तो वो 16 देश स्वतः हो जाएगा, लेकिन लोग करते नहीं है ना, इसीलिए ये ऑब्लिगेशन है उन पे। तो सर WTO का मतलब ही क्या रहेगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको समझा रहा हूं ना अभी। MFN इसीलिए इसका टर्म कहा गया, और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि आपने किसी से कोई अगर बायलैटरल ट्रीटी की कर ली ना, तो आपको वो फैसिलिटी सारे मेंबर्स को देनी पड़ेगी, समान व्यवहार करना है। ये नहीं कि आपने किसी के एक साथ गुपचुप कर ली तो दूसरों को मत दो, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जहां पे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, नेशनल सिक्योरिटी का जहां मुद्दा हो। जैसे पाकिस्तान भी WTO का मेंबर है, ठीक है, और हमारी कंट्री ने उसे MFN से बाहर कर दिया। अब समझे? मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लियर बेटा? नाम क्या आपका? शिवांगी पांडे। क्या हुआ? ये तो अपने नाम से पंजीकृत हो गया। नाम से मोस्ट फेवर्ड नेशन, अच्छा अच्छा, लग रहा है इससे कि सब किसी ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे, नहीं सबको देना, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसमें WTO को जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो वो इसको जस्टिफाई कर लेगा। अगला लिखो, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल सुविधा, राष्ट्रीय सुविधा। नेशनल ट्रीटमेंट जो टर्म आ रहा है WTO में, वो कह रहा है कि आप जो भी इंपोर्टेड सामान है, जो सामान आयात कर रहे हैं, और जो आपकी घरेलू कंपनियां सामान बना रही हैं, दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब तभी तो लोग इंपोर्ट करेंगे। अगर एक का रेट कम एक का रेट ज्यादा कर दिए, या कोई टैक्स या आपने उसको सब्सिडी दे दी जो आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, घरेलू कंपनी, तो उससे उसको फायदा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ट्रेड में डिसबैलेंस हो जाएगा, तो सभी कंट्रियां ये करने लगेंगी, तो इससे फिर WTO का महत्व तो नहीं रह जाएगा। इसलिए नेशनल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को सेम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगला, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये सब भी एक्चुअली जो टर्म है, ये सब प्रिंसिपल के अंदर ही आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये सब बेसिक प्रिंसिपल ही तो डिफाइन कर रहे हैं उसके। कह क्या रहे हैं? लिख लो यहां पे, घरेलू कंपनियों और आयात की हुई वस्तुओं को एक समान डोमेस्टिक प्रिंसिपल, अरे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सॉरी। डेमोक्रेसी मतलब पता है ना सबको, है? हाँ, लोकतांत्रिक सिद्धांत। इसमें 1 नेशन 1 वोट 1 वैल्यू,
वन नेशन वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट लागू होता है। एक राष्ट्र एक वोट और एक मूल्य, मतलब सबके जितने भी मेंबर होंगे उनका एक ही वोट होगा और सबके वोटों की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी के वोट की वैल्यू कम होगी। जैसे बैंकों में क्या होता है, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वहां पे जिसके शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि यहां पे नहीं ऐसा, सबका एक समान। वन नेशन वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक राष्ट्र एक वोट और एक मूल्य, मतलब सबके वोटों की वैल्यू को क्या होगी, समान होगी जितने मेंबर हैं WTO के। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो गया ना। जैसे अपने यहाँ किसी भी रिलीजन के, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जात के कोई मतलब नहीं लेना देना, सबके वोट एक और सबका वोट की वैल्यू समान, वैसे ही लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, सदस्य देशों के नागरिकों की जीवन स्तर में सुधार करना। सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर्स कंट्री। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज। हाँ, सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। नेबरिंग कंट्रीज का नेबरिंग नहीं, मेंबर कंट्रीज। पूर्ण रोजगार और मांग को बढ़ाना। पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना और मांग को बढ़ाना। इंग्लिश में टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। इंग्लिश वालों की संख्या कम हो गई क्या, सिर्फ एक ही है? कोई बात नहीं, हमें बोलना आसान रहता है। अगला पॉइंट, वस्तुओं का प्रोडक्शन और व्यापार बढ़ाना। वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार बढ़ाना। वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार बढ़ाना। टू enlarge production and trade of goods. To enlarge production and trade of goods. चौथा पॉइंट लिख लो, सेवाओं का विस्तार करना। गुड्स एंड सर्विसेज का होता है ना, तो सर्विसेज भी होंगी। टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज। अगला पॉइंट, इन्वायरमेंट सबको प्रोटेक्ट करना ही है, ये भी पॉइंट डाल लो। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का सुरक्षा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही गया ना, हमेशा फोकस किस पे किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो जब भी हम बिजनेस करें हम इस बात का ध्यान रख के करें कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम, मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, अननेसेसरी का उसको नुकसान ना पहुंचाए। अगर कुछ नुकसान हो भी रहा तो उसके बदले हम कुछ करके दें। अगला पॉइंट यही है, एक्सेप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, टू एक्सेप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अब चलो आगे पॉइंट आएगा WTO एग्रीमेंट्स। WTO एग्रीमेंट्स, पहला इसमें आएगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लिखो, भूल जाओगे नहीं तो। AOA कहीं शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता ज्यादातर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें हिंदी बोलनी है क्या इसकी? समझ आ गई सबको? जिसको ना आई हो बता दो, बोल देंगे। हैं? बोल दें? एग्रीकल्चर, कृषि पर संधि। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या होगा? जब WTO का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो एग्रीमेंट इसके बेसिकली क्या चीजों पे होंगे कि भाई ट्रेड बैरियर हटाओ, ऑब्जेक्टिव आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, तो सारे प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई कर दो। रिमूव ट्रेड बैरियर्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस, व्यापार बाधाओं को हटाइए, ट्रांसपेरेंट मार्केट, प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बाजार, और ग्लोबल मार्केट, जो जगह जगह मार्केट है उनका इंटीग्रेशन, एकीकरण किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, व्यापार बाधाओं को दूर करना और ट्रांसपेरेंट मार्केट सिस्टम, मतलब सबको ये पता रहे क्या रूल है क्या नहीं ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो यही होता है ना, फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना होना चाहिए, हर चीजों का रूल सबको पता रहेगा अगर कहीं पे, तो रूल्स के बेसिस पे जो होगा तो वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही हो गया ना। ठीक है, अब इसमें 3 पिलर हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, 3 पिलर हैं। एक है पहला डोमेस्टिक सपोर्ट, घरेलू सहायता, घरेलू सहायता, डोमेस्टिक सपोर्ट। दूसरा एक्सपोर्ट सब्सिडीज, निर्यात, निर्यात सहायता। सब्सिडीज क्या होगी? वही सहायता ही कहते हैं उसको, अनुदान कहते हैं ना, निर्यात अनुदान। पहला हो गया घरेलू सहायता, दूसरा हो गया निर्यात अनुदान, तीसरा मार्केट एक्सेस, बाजार की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता। 3, ये 3 पॉइंट हो गए, 3 पिलर हैं इसके। अब पहला लिखो घरेलू सपोर्ट, घरेलू सहायता, डोमेस्टिक सपोर्ट।
अब एक तो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये तो पता ही सबको पता चल रहा है ना। तो इसमें घरेलू सपोर्ट किस तरह का होगा? फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है सरकार, यूरिया आप लेते हैं, बिजली प्रोवाइड करती है सबको फ्री में। एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, आपने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जब पढ़ा होगा सब लोगों ने, ये सब बातें थी ना। कई सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, बिजली हो गया, पानी पे सब्सिडी, पानी पे अलग से सब्सिडी हो गया, नहरों का बनवाती है, वेल भी खुदवाती है कहीं, और सरकारी ट्यूबवेल भी बनते हैं बहुत सी जगहों पे। ये सब क्या है? इस तरह की चीजें, मशीनरी पे सब्सिडी, इस तरह की जो सपोर्ट आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ये घरेलू सपोर्ट। अब इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। सब लोग मतलब कंफ्यूज मत होना, देखो पार्ट डिवाइड किए जा रहे हैं सर। इसको पार्ट में बांटा गया, एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक हो गया अंबर बॉक्स, और तीसरा हो गया ब्लू बॉक्स। ये बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स है, अंबर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है। आप लोग जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, जब ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो क्या होता है? वो जा सकते हैं ना। तो यही हाल यहाँ है, यहाँ पे आप इस वाले बॉक्स के अंतर्गत आप कोई भी सपोर्ट दीजिए, WTO वहां इंटरवीन नहीं करेगा, हमारी सरकार कुछ भी। और इसमें क्या आता है? इसमें कह रहे हैं कि एक्चुअली में आप इनकम सपोर्ट दीजिए उनको, जैसे किसान सम्मान निधि के थ्रू जो निधि दी जा रही है वो आप देते हैं, तो वो किसमें आ जाएगा? उसमें कोई दिक्कत नहीं इनको। ये एक्चुअली में क्या करेगा? ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। मतलब ट्रेड में डिस्टॉर्शन कैसे आएगा? जैसे हमारे यहाँ के किसान हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हो और हमारी सरकारें उनको खूब ज़्यादा सब्सिडी दे दें, कुछ तरह के बेनिफिट दे दें, कई तरह के, तो इन जो प्रोड्यूस करेंगे बाकी इंटरनेशनल मार्केट में, जो किसान प्रोड्यूस करेंगे अपने दम पे, इनको ज़्यादा फायदा होगा ना। ये रेट कम करके बेच देंगे, भेजेंगे ना, तो ये क्या होगा? ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक लेवल तक, इसीलिए 3 बॉक्स में डिवाइड कर दिया, 3 क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्र में डिवीजन का क्या रीजन है? घरेलू सपोर्ट आप दीजिए, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर भी क्या क्या सपोर्ट दे सकते हैं और किस किस फील्ड पे आपके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, समझे? तो इसीलिए पहला ग्रीन बॉक्स, कहें ग्रीन बॉक्स में जो सामान आएंगे, ग्रीन बॉक्स के तहत अगर आप देते हैं सब्सिडी, मतलब आपको इनकम सपोर्ट दे दिया गया, किसी को कुछ फंड ऐसे पैसे दे दिए गए जनरल, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंबर बॉक्स पे आएंगे, अंबर बॉक्स में कहेंगे कि आप कुछ लिमिट तक दीजिए, मतलब अगर आप 100 रुपए देना चाह रहे हैं तो आप 30-40 रुपए ही दीजिए यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इससे ऊपर गए तो पता चलेगा किसानों की लागत बहुत कम हो जाएगी, वो अपने जो प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम रेट पे बेचने लगेंगे। तो जिन देशों की सरकारें अपने किसानों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो उनकी तो लागत ज़्यादा रहेगी ना, तो ऐसे सब सपोर्ट करने लगेंगी, तो फिर यहाँ बिजनेस का मतलब क्या रह जाएगा?
बिजनेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, फिर समस्या ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाएगा फिर। इसीलिए ट्रेड डिस्टॉर्शन हम नहीं करते। मतलब ट्रेड डिस्टॉर्शन मतलब समझ रहे हो आप लोग, व्यापार में बाधाएं ना आए। जैसे व्यापार में बाधाएं कैसे आएंगी, मान लिया हमने कोई चीज पैदा किया, प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया किसी चीज का, उस पर हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, ढेर सारे अनुदान मिल गए, और ढेर सारे जब अनुदान, टैक्स में छूट, ये सब मिल गया, तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी ना, बहुत हो जाएगी ना कम। और आप लोग जो प्रोड्यूस किए सामान, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी अपनी लगी है, पूरी लागत लगी है, तो आप लोग एक मिनिमम लेवल से नीचे तो नहीं जा सकते ना। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है भाई, हमारे कॉस्ट बहुत कम लगी है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे देश के साथ हमारे जैसे किसान होंगे, वो क्या करेंगे, बिजनेस में डिमांड और सप्लाई के बीच डिसबैलेंस पैदा कर देंगे, असंतुलन पैदा हो जाएगा व्यापार में, असंतुलित व्यापार हो जाएगा ना। किसी की कम लागत लगी और कम दाम पे बेच देगा, और किसी की ज्यादा लागत लगी है, वो कम दाम पे बेच नहीं सकता, उसका नुकसान होने लगेगा ना। और जब सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो लोग महंगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। इससे क्या होगा, उन किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा जो किसान बिना सब्सिडी के, बिना किसी अनुदान के चीजें पैदा किए हैं। तो ऐसे अलग अलग देश होंगे। अब जो बड़े देश हैं, वो अगर जिनकी जीडीपी कई ट्रिलियन में होती है, अगर वो 1% भी अपना जीडीपी का किसानों को फायदा दे दें, तो क्या समस्या होगी, उनका 1% अपने यहाँ के 10% के बराबर है ना। ये भी एक समस्या आएगी, अभी आगे आएगी ना। तो अगर वो लोग भी देने लगे तो फिर तो एग्रीकल्चर का ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे कोई मतलब नहीं रहेगा ना, सब कंट्रियां ऐसे देने लगेंगी। इसीलिए इसमें कहा गया कि आप अलग अलग बॉक्सेस में कहां पे आप क्या दे सकते हैं। तो ग्रीन बॉक्स में इनकम सपोर्ट तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सब्सिडी यहां नहीं दे सकते हैं। ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सब्सिडी दी जाएगी, इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, पहला लिख लो, कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। और इसे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना, मतलब ट्रेड को असंतुलित करना नहीं माना जाता, ट्रेड को असंतुलित करना नहीं माना जाता। और ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं दी जाती हैं, किसी पर्टिकुलर उत्पाद के लिए नहीं दी जाती हैं। ये इनकम सपोर्ट, आय सपोर्ट, आय सहायता के रूप में दी जाती, इनकम सपोर्ट के रूप में। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना सुने हो ना, वो है तेलंगाना का रिथु बंधु स्कीम है, रिथु बंधु स्कीम तेलंगाना का। ये दो एग्जाम्पल है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के, ठीक है। अगला लिखो अंबर बॉक्स। इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं WTO के क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत ज्यादा भागिए मत, किसी सब्जेक्ट से भागेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे फिर, और थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना कम तो पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ने से काफी कुछ चीजें हो जाती है, 90% चीजें तो एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं। 11th वाली एनसीईआरटी किसने किसने पढ़ ली? 11th वाली तो यार इतना कहानी के फॉर्म में लिखी है यार, वो इतनी अच्छी शब्दों में एग्जाम्पल दे दे के, कई जगहों पे बहुत इमोशनल हो जाओ यार, अपनी कहानी याद आने लगती है उसमें हैं। अच्छा बेटा, अभी आप लोग नए आज ही आए ना, इन लोगों से महीने भर से बोल रहे हैं आप लोग को इन लोग
हाँ मैं पता है सबके एक्चुअली। आप बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले, यहाँ जो बीए बीएससी या बीटेक वाले वो सब भी सबकी इकोनॉमिक्स पहली बार है। बीकॉम वाले तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ना कुछ नहीं है, पतली सी किताब है यार, उसमें से 3-4 चैप्टर तो पढ़ने हैं चुन के, वो भी नहीं पढ़ा जा रहा तुम लोगों से। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहां कौन सी लैंग्वेज बैरियर है? कब पढ़ोगे? भूल जाएगा जब पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं वहां पे पढ़ोगे तो साथ में जाके पढ़ लिया करो तो आसान हो जाए। आपने पढ़ा? पढ़ रही हो? वेरी गुड। हैप्पी टीचर्स डे तुम लोगों को भी। तुम लोगों से हम आलसपन सीख रहे हैं कैसे काम को टालना है। तुम लोग भी कुछ सिखा रहे हो ना हमें। कहते नहीं जैसी संगत में रहो वैसा बन जाता है इंसान। थैंक यू। लिखो हैं, धन्यवाद। सर मैंने ये नहीं बोला, आप मतलब जिसके लिए वो कर रहे हैं उस सब पे जाए, इसलिए टीचर ही ना रहे। Very good. थैंक यू। उसके बाद अगला लिखो। इसमें जो है इस सब्सिडी में लिमिट लगाई जाएगी, ठीक है। इसमें मतलब क्योंकि ये ट्रेड को क्या करेगा, डिसबैलेंस करेगा, असंतुलित करेगा, व्यापार को असंतुलित करता है ये अंबर वाले में, इसीलिए इसमें लिमिट लगाई गई है। कहा गया 5 से 10% के बीच में जो प्रोडक्शन की वैल्यू हो उतना ही, 5 से 10% के बीच में ही सब्सिडी दी जाए, अनुदान जो दिया जाए 5 से 10% के बीच में ही। मतलब अगर 100 रुपए आपके लग रहे हैं, 5 से 10 रुपए ही सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्री के लिए कहा गया 5%, और डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकसित देश के लिए 5%, और विकासशील देशों के लिए 10%। अब यहां पे होता है खेला। इसमें क्या आता है, एमएसपी। एग्जाम्पल इसका है एमएसपी, एग्जाम्पल इसका है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जो दी जाती है, ठीक है। अब यहां पे खेला क्या होता है, गेम एमएसपी, एमएसटी नहीं, एमएसपी तो तुम्हारे सामने पढ़ाया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे एक्चुअली में गेम क्या होता है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसकी इकोनॉमी की टर्नओवर 100, क्या कहते हैं, 100 करोड़ है। 100 करोड़ मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, करोड़ में तो नहीं होती, वो कई ट्रिलियन में होती हैं। तो उनकी इकोनॉमी की कंडीशन, उनकी इकोनॉमी की वैल्यू, जीडीपी बहुत ज्यादा है, और उनके किसान भी बहुत बड़े बड़े हैं। उनके किसानों की जो लागत होगी, उनके यहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और मशीनीकरण बहुत ज्यादा है। अब अगर वो 5% ही देते हैं ना सब्सिडी, तो भी डेवलपिंग कंट्री के 10% से बहुत ज्यादा हो जाता है, विकासशील देशों के 10% से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां भी उनके प्रोडक्ट, उनके किसानों के प्रोडक्ट क्या होंगे, उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, और विकासशील देशों के किसानों के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। यहां भी ट्रेड डिसबैलेंस होता है। इसके लिए डब्ल्यूटीओ में कई बार, बहुत बार डिस्कशन और डिबेट होता रहता है। कई बार तो एक्चुअली में यूएसए ने कहा कि इंडिया और चाइना को डेवलपिंग कंट्री से निकाल देना चाहिए, क्लॉज से, उस क्लॉज से। लेकिन हमारे यहां और घाटा हो जाएगा फिर। अब यहां पे जो एमएसपी की लीगलाइजेशन वाली बात चल रही थी,
एमएसपी अगर यहाँ लीगलाइज कर दिया गया तो डब्ल्यूटीओ में क्या सरकार अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? उसे 10% ज्यादा सब्सिडी हो जाएगी, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा ना। अभी तो एक सपोर्ट की तरह है। जब एमएसपी हम पढ़ा रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उस समय आपको बताया था ना लीगल वाला इशू कि लीगलाइज करना क्यों सही गलत कहां तक है। अब यहां पे डब्ल्यूटीओ भी शामिल हो जाएगा कि 10% से ज्यादा आप दे रहे हैं, जितना वैल्यू है सबको दे रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी को देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे डिफेंड कर पाएंगे आप? तो आपको एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट को भी देख के चलना, अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी देखना है, तो आप अलग वे में यहां मैनेज करते हैं। ठीक है, अगला लिखो ब्लू बॉक्स। मजा नहीं आ रही है आज सबको पढ़ने में, सबके चेहरे बहुत झुके झुके से लग रहे हैं, बहुत टफ चीजें आ रही ना है? क्या क्या होगी? अभिषेक सर ने बोला था कल पढ़ाई नहीं होगी, मतलब कोई आएंगे गेस्ट और वो, लेकिन आज ही मैम अच्छा, उनका करंट अफेयर्स की है, लेकिन मेरे को लगा कि आज
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। एक बार और क्या बोलो कि एक बार और बोलो। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। ट्रिप्स क्या है? एक तरह से लीगल स्टैंडर्ड लेज डाउन करता है, ठीक है। क्या हुआ? सबको जमाई क्यों आना चालू हो गई? क्या हुआ? अच्छा, ये एक्चुअली में एक लीगल स्टैंडर्ड रूल्स एक्चुअली में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक क्या करता है? रूल्स लेज डाउन करता है, मतलब रूल बनता है इसके अंतर्गत, ठीक है। ट्रिप्स के अंतर्गत व्यापार के लिए, बौद्धिक संपदाओं के लिए, जैसे आपने किसी की ब्रांड बना ली, अब आपने ब्रांड करके उसकी मार्केटिंग खूब अच्छे से कर ली, अब कोई आया उस ब्रांड के बेसिस पे कहीं और उसी आपके ब्रांड पे बिजनेस करने लगा, तो ये तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना। तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। जैसे सैमसंग अगर मोबाइल है, एप्पल मोबाइल है, तो क्या है? ये सब ब्रांड वैल्यू है ना इनकी। इनको अगर ये पेटेंट नहीं कराएंगे तो मार्केट में कोई डुप्लीकेसी भी कर देगा एप्पल के नाम पे या सैमसंग के नाम पे या नोकिया, इन सब के नाम पे क्या करेगा? इनके नाम पे प्रोडक्ट बेचना चालू कर देगा। और इनके पास सेफ गार्ड क्या रहेगा फिर? इनके पास कोई लीगल बेस तो होना चाहिए उसके अगेंस्ट केस करने के लिए। तो वो किसके थ्रू होगा? यही ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट के तहत। अब इसी तरह आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा के कोई चीज इन्वेंट किया, लाइक न्यूटन 3 लॉज पढ़े हैं ना? न्यूटन के 3 नियम पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हो ना? 6th 7th 8th नहीं पढ़े हो? 9th 10th में नहीं पढ़े हो? शुरू से कॉमर्स कब होता है? 11th से कॉमर्स होता है या फिजिक्स पढ़ाई जाती है इतनी? कौन से स्कूल में पढ़े हो दादा? हैं? फिजिक्स तो सिंपल से साइंस पढ़ाई गई थी। तो ये बताओ तुम पढ़े ही नहीं, तब हम क्या करें? ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे उनके लॉज उनके नाम से क्यों है? क्योंकि उसको पेटेंट कराया गया है, उसको इस रूल्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया। जैसे कोई आपने आज इन्वेंशन किया, कोई दवाई बनाई, जैसे डिफरेंट वैक्सीन्स बनी थी, सब वैक्सीनों का सबने पेटेंट लिया है ना। कोविड वैक्सीन की कई वैक्सीन है ना, फाइजर है, अपने यहाँ कौन सी थी? कोवैक्सीन थी, और कौन सी थी? कोविड शील्ड थी। इस तरह की चीजें क्या किया कंपनियों ने? अपना पेटेंट कराया, तभी उनका एक्चुअली में और कोई उसको बेच नहीं सकता। उसके लिए सरकार के थ्रू वो प्रोटेक्शन होती है। ये पूरे विश्व लेवल पे होता है WTO में, इसीलिए ये ट्रिप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्लॉज क्या क्या है वो लिखेंगे, लिखें? ठीक है, रहने दो, कल लिखेंगे इसे। कल कुछ हमने दिया था ना,